एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? आप किसी का भी भविष्य पहले देख सकते हो। क्या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भाग्य बदल सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। जो भी रेमेडीज है वो करे तो उससे हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। कई लोग इतने सारे उपाय करते हैं मगर उनको उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मंत्र जो रहता है अपने आप में समझ लो AK-47 की गोली। माएँ जो रहती थी बच्चों को कहती थी बेटा हमेशा शुभ शुभ बोलो। तो क्यों बोलती थी शुभ शुभ बोलो? बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो शादी में जो हम गुण मिलान करते हैं उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गुण मिलान करना एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अभी इस जमाने में वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। मैंने तो ऐसे लोगों की भी कुंडली मैच करी है जिनके मात्र 10 गुण मिल रहे हैं और वो जीवन भर तक बहुत हैप्पी। लग्न चार्ट क्या होता है? लग्न इंसान का जीवन। इस 7:30 रियली अ प्रॉब्लमैटिक टाइम या फिर अच्छा टाइम? और उस टाइम पे एक इंसान को क्या कर्म करनी चाहिए ताकि वो टाइम अच्छा निकले? और शनि देवता वो न्याय के देवता है। बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू डिस्कवर विद गुंजन, और मेरा नाम गुंजन डोडवानी है। तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में आप जानेंगे जिससे आपकी लाइफ में ऑल ओवर वैल्यू एडिशन होगा। आज के इस हमारे पहले एपिसोड में हमने बात करी है महाराज कपिल जी से, जो बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है। इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स को कंसल्ट किया है। ही हैज़ 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा चार्ट्स को स्टडी किया है। अपने सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज को आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रिवील किया है। इस पॉडकास्ट का अगर आप पूरी तरीके से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपने लग्न चार्ट को जनरेट कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगी, टाइम ऑफ बर्थ अपने पेरेंट्स से पूछिए और आपका लग्न चार्ट जनरेट कर लीजिए। तो अगर आप अपने लग्न चार्ट के रेफरेंस को लेकर के आज का पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। महाराज कपिल जी ने हाल ही में अपनी एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च करी है, राशि गुरु, जिसमें जा करके आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स से एडवांस लेवल तक आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। साथ ही महाराज जी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अपनी कुंडली महाराज जी को दिखाई है एंड उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को पाया है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, अपना लग्न चार्ट लेकर के देखना। आई एम श्योर आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा, बहुत सारा नॉलेज गेन करने वाला। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? महाकाल की कृपा है। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये था कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, क्योंकि बहुत लोग मतलब कुंडली एक जगह से दूसरी जगह लेके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पर ये चीज़ होती क्या है? देखिए, कहा गया है एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्राचीन विद्या कही गई और ये सनातनी विद्या है। मगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर इंसान को अपना भविष्य जानने की इच्छा रहती है। अगर आप चाइनीज़ में चले जाओगे तो वहाँ चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है, अगर आप वेस्टर्न में चले जाओगे तो वहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। मगर एस्ट्रोलॉजी के खूब सारे फॉर्म्स कहे गए हैं। जैसे आप ग्रीक में चले गए तो वहाँ पर टैरो कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें चलती है। आप US में चले गए, वहाँ पर एंजल कार्ड्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं। तो ये सारी जो है एस्ट्रोलॉजी के एक फॉर्म्स हैं जिनको लोग सीखने की इच्छा करते हैं और सीख कर लोग अपना भविष्य जानने की इच्छा रखते हैं कि मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। और एस्ट्रोलॉजी जो है आपको टाइम जर्नी करवाती है। ओके, वो कैसे? टाइम जर्नी ऐसे करवाती है कि आप किसी का भी भविष्य पहले देख सकते हो कि यार ये इसका आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके। तो इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि ताकि हम अपने बारे में जानें कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला फ्यूचर में। तो क्या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भाग्य बदल सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजर जो है एक किसी को मार्गदर्शक दे सकता है। अगर मैंने कह दिया कि किसी की कुंडली के अंदर ये चीज़ होनी है तो वो परमात्मा ने तय कर रखा है कि वो चीज़ होनी है। मैं चाहूँ तो उसको बचाऊँ, मगर वो बचने वाला ही नहीं होगा तो कैसे बचा सकते उसको? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को कह दिया कि यहाँ से 10 स्टेप आप आगे जाओगे तो आप गिर जाओगे। अब उस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, बोले नहीं नहीं गुरुजी मुझे तो जाना ही है। तो अगर वो जाता है तो गिरेगा तो वो खुद ही ना। उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेशन तो दे दिया, उसने उसको मार्गदर्शक दिया, बस फॉलो करना नहीं करना वो आपके हाथ में। तो ये होती है एस्ट्रोलॉजी। डेस्टिनी क्या होती है? मतलब हम अगर बहुत मेहनत करें या बहुत जो भी रेमेडीज़ है वो करें तो उससे हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। और डेस्टिनी होती क्या है? देखो, जीवन में अगर हम लोग आए हैं
तो भाग्य बनाने के लिए आए। और भाग्य बनता तब है, आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल के अंदर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं और दोनों एक ही टाइम पर पैदा हुए। ओके। एक गया राजा के घर में और एक गया गरीब के घर में। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि वो इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया, जबकि दोनों की कुंडली एक जैसी हो रही है ना। कुंडली के अंदर ग्रह भी सारे एक जैसे, हॉस्पिटल भी एक ही है, Right. सिटी भी एक ही है, लोकेशन भी एक ही है। राइट। तो इतना चेंज होने का कारण क्या? उसका कारण केवल ये है कि उनके पूर्वार्ध कर्म भी रहते हैं। हमारी सनातनी विद्या के अंदर हम लोग पूर्व जन्म को भी मानते हैं। तो पूर्व जन्म के द्वारा मिले गए जो कर्म रहते हैं उसके द्वारा भी व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकता है। ओके। इसलिए जब हम लोग डेस्टिनी पर जाते हैं तो कई लोग इतने सारे उपाय करते हैं मगर उनको उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कर्म करते तो हैं कि सही तरीके से उनके बारे में वो फोरकास्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बहुत सारे उपाय तो कर लेते मगर उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ओके। इसलिए प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन से अगर आप किसी के बारे में पूछेंगे तो वो प्रॉपर रेमेडी आपको बताएंगे। प्रॉपर रेमेडी करने के बाद आप जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो रेमेडी का सही ढंग से करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ रेमेडी का होना, फॉर एग्जांपल अगर कोई मंत्र करना है तो उसका तरीका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 100% ट्रू। मंत्र जो रहता है अपने आप में समझ लो AK-47 की गोली। अच्छा। हाँ, कि मंत्र तो काम करते हैं, है ना। ये पूरा जो संसार चल रहा है वो मंत्र पे ही तो चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो मंत्र है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मंत्र है, क्योंकि शब्द ही तो मंत्र है। राइट। जो तरंगे आ रही है, जो इतनी, आप देखना कि कभी आपका, जैसे मैंने लोगो देखा तो उस लोगो के अंदर जो आपने एक माइक बनाया उसके नीचे एक वेव्स बनाई है, तो वो वेव्स क्या है? वो तरंगे ही तो हैं, वही तो मंत्र हैं। तो तरंगे अपना काम करेंगी, बट ये कि प्रॉपर, जैसे जब हम लोग, जो लोग गिटार बजाते तो हम लोग उसको प्रॉपर ट्यून किया जाता है। जब तक वो ट्यून नहीं होता है तब तक वो काम नहीं करता है, तब तक वो बेसुरा बजता है। राइट। ठीक मंत्र भी उसी प्रकार से, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चैंटिंग करोगे तो आपको वो प्रॉपर रिजल्ट देगा। मंत्रों के अलावा भी इज़ इट ट्रू कि जो भी शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं, वो सब भी मैनिफेस्ट होता है? मतलब अगर हमें अपने बारे में कोई चीज़ बदलनी है तो फिर हम, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान लेज़ी है तो अगर वो अपने आप को बोले कि नहीं मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हार्ड वर्किंग, मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं, मेरे पास बहुत एनर्जी है, तो वो क्या चेंज होता है? मतलब मैनिफेस्टेशन बेसिकली हमारे जो शब्द है जो हम बोल रहे हैं, क्या वो मंत्रों की तरह एक्ट करते हैं? राइट। तो इसलिए तो कहा गया, शास्त्र में लिखा हुआ है शब्द ब्रह्म है। ओके। शब्द को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि वो, आप चाहें तो अपने शब्दों से अपना भविष्य सुधार सकते हैं और आप चाहें तो अपना शब्दों से भविष्य बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बड़े नेगेटिव रहते हैं, वो हमेशा 24 आवर्स नेगेटिव बातें करते हैं और उनके पास में कभी आप देखोगे पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं रहती। ओके। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दूर से आते हैं तो हम लोग उनसे पास में से रास्ता काट कर भागने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ हम लोग घंटों तक बैठकर बातें करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना ओरा वैसा डेवलप कर देते हैं, अपनी एनर्जी को ऐसा डेवलप कर देते हैं नेगेटिव बोल बोल कर कि वो पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। अब उनके मुख से जो भी बात होगी वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, और जो नेगेटिव बोलेगा वो हमेशा फेल होएगा। तो इसका मतलब है कि हम अगर किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई गोल अचीव करना है और हम उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर मंत्रों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम अपने मन में हमारे बारे में या ज़ोर से भी अपने बारे में उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं, तो वो मंत्र का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। देखिए, हमारे सनातन पद्धति के अंदर कहा गया है कि 24 घंटे में, पहले माएँ जो रहती थी बच्चों को कहती थी बेटा हमेशा शुभ शुभ बोलो। राइट। सुना होगा आपने। तो क्यों बोलती थी शुभ शुभ बोलो? क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख पे बैठती है। मेरी मम्मा भी यही बोलती है ना। हाँ। तो वो क्यों बोलती है कि सरस्वती बैठती है? क्योंकि क्या पता, अब जैसे मैं इधर बैठा हूँ, मैंने बोल दिया अरे यार मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा है, क्या पता उसी समय सरस्वती बैठी और उसने बोल दिया तथास्तु, जाओ आपका काम हो जाएगा। तो अब मैंने तो नेगेटिव बोल दिया, अब जो यूनिवर्स में दिया है मैंने वो वापस आएगा मेरे पास। तो यूनिवर्स जो है एक प्रकार से एक पूरा यानी समझ लो तालाब है, उस तालाब के अंदर आप जैसा पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर की आप जैसे देखेंगे एक तरंगे बनती हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, पूरा राउंड बनता है। तो वही तरंगे जो रहती है इतनी बड़ी हो जाती है कि दिखती नहीं,
और हम लोग अगर नेगेटिव बोलते हैं तो जो नेगेटिव इस यूनिवर्स को हमने भेजा है तो वही वापस रिवर्स होकर आता है। तो इसलिए जब भी बोलो पॉजिटिव बोलो, और जब भी बोलो अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत सोचो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मेरी मम्मा मेरे को बचपन से ये सारी चीज़ें समझाती है कि अच्छा बोलना चाहिए अपने बारे में भी, हर टाइम दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो, अपने लिए भी अच्छा बोलो, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है हमारे। देखो होता यही है कि जब माता पिता बच्चों को समझाते तो हैं, मगर क्या होता है जब तक कोई उनके जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं आ जाए जो उनको प्रॉपर समझाए कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करी जाए। यानी हमने भी आज आपको क्या करा, एक छोटा सा ट्यून कर दिया। जैसे हम लोग रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी रहती है, तो जब उसको ट्यून करते तो प्रॉपर उसका चैनल को वो कनेक्ट करता है, उस पर आप रेडियो के सॉन्ग सुन सकते हो। राइट। तो उसी प्रकार से हमने भी आपको ट्यून कर दिया। अब आप जब भी बात करेंगे हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे, अब आप नेगेटिव बोलेंगे ही नहीं। ये आप आजमा लेना अपने लाइफ में। जी बिल्कुल, मैं आजमाती हूँ और ये ट्रू है। मैं अब से और डिसिप्लिन के साथ आजमाऊंगी। बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं, तो हाँ क्यों कुंडली है, एस्ट्रोलॉजी है, मतलब घबरा जाते हैं एकदम से। तो आप उनको क्या कहना चाहते हो इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये क्यों इससे डरना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, जो नेगेटिव रास्ते पर लेकर जाते हैं, और उनके साथ फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, ऐसी चीज़ें करवाते हैं। तो जिसके कारण लोग एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं। मगर सही एस्ट्रोलॉजर जो रहेगा आपका मेंटर बन सकता है। अगर प्रॉपर आपको गाइडेंस अगर मिलती है एस्ट्रोलॉजी की, तो वो आपके जीवन में बहुत सक्सेसफुल लाइफ दिलवा सकते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर को डॉक्टर के साथ उसमें रख सकते हैं, डॉक्टर भी हमें सही। हाँ, जिस प्रकार से आपने एक डॉक्टर को देखा होगा कि एक अच्छा डॉक्टर जब भी किसी मरीज के पास जाता है, अगर वो उसको केवल एक शुगर की गोली भी दे देगा और बोलेगा ये खा लो आप ठीक हो जाओगे, तो खाकर ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर अगर कोई अच्छा होगा तो वो अगर किसी भी व्यक्ति को एक पत्थर उठाकर भी दे देगा रास्ते का और बोल देगा कि बेटा जा पेन ले तेरा काम हो जाएगा, तो उसका काम 101% होना ही होना। बस ये है कि प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उसका, तो काम होगा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड कुंडली कि सब लोग शादी में जो हम गुण मिलान करते हैं, ठीक है, तो उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गुण मिलान करना एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अभी इस ज़माने में वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के कम गुण मिलते हैं फिर भी अच्छी शादी होती है उनकी, और कुछ लोगों के ज़्यादा गुण मिलते हैं, मतलब प्रॉपर गुण मिलते हैं उसके बाद भी उनका डिवोर्स होता है। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में अगर जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी की कुंडली मैच करते हैं तब हम लोग उसके अंदर गुण मिलान करते हैं। तो गुण मिलान के अंदर अष्टकूट कहा गया है, अष्टकूट गुण मिलान, जिसके अंदर हम लोग उनके गणों को भी देखते हैं। देवगण का है, राक्षस गण का है, मनुष्य गण का है। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर सीखें और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें, तो अगर एक शेर शादी करेगा तो किससे करेगा? शेरनी। अगर गधा शादी करेगा तो किससे करेगा? ऑब्वियसली गधी से। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए कि शेर की शादी किसी गधी से करवा दो और गधी की शादी किसी शेर से करवा दो, तो क्या वो मैच हो पाएंगे जीवन? नहीं। इसलिए कुंडली के अंदर मैच जरूरी है कि प्रॉपर वो व्यक्ति उसके लायक है या नहीं है। ये तो गणों की बात हो गई। मैं गुणों की बात पूछना चाहती हूँ। जैसे 36 गुण होते हैं ना, तो अगर किसी के 36 मतलब गुण इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या उनकी शादी अच्छी टिक सकती है? हाँ जी, टिक सकती है। क्यों नहीं टिक सकती है? बहुत अच्छी टिक सकती है। मैंने तो ऐसे लोगों की भी कुंडली मैच करी है जिनके मात्र 10 गुण मिल रहे हैं और वो जीवन भर तक बहुत हैप्पी है। अच्छा। क्योंकि उनके गुण नहीं मिल रहे हैं मगर ग्रह तो मिल रहे हैं। ओके, तो और हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, 90% आप एस्ट्रोलॉजर्स आप देखना यही करेंगे कि वो केवल उनके गुणों को देखकर मैच करके बोल देते हैं कि यार ये कुंडली नहीं मिल रही है और ये कुंडली मिल रही है। वो उनके ग्रहों को देखते ही नहीं है। तो इसलिए ग्रहों को भी प्रिडिक्ट करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है जब आप किसी का कुंडली के अंदर मैच कर रहे थे। तो मतलब ग्रहों का मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन गुणों का मिलना। राइट। तो ग्रह मिलेंगे तभी तो जाकर व्यक्ति मिलेगा। तो मतलब ये करंट सिनेरियो के हिसाब से ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया, मतलब सिर्फ गुणों को देखना इज अ बिट आउटडेटेड। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना रिसर्च का सब्जेक्ट है।
जितना आप उसके अंदर रिसर्च करते जाओगे उतना आपको उसके नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे। राइट। जिस प्रकार से हम लोग समुद्र की तह में जाएंगे तो आपको नए नए खजाने प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपको उसका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और इसके लिए कहा गया है कि मोर स्टडी मोर नॉलेज, नो स्टडी नो नॉलेज। मेरा ये एक पर्सनल क्वेश्चन था, जैसे आज के टाइम पे जो प्रेडिक्शंस है आने वाले 100 सालों बाद, 150 सालों बाद सेम प्लैनेट्स के हिसाब से अलग तरीके से प्रेडिक्शन होगी, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज, जनरेशन चेंज हो गई, तो प्रेडिक्शंस अलग होगी। नहीं, प्रिडिक्शन तो अलग नहीं होगी। बाकी है कि समय अनुसार जैसे जैसे भविष्य बदलता जा रहा है, हाँ। उसके अनुसार आपकी ज्योतिष की प्रिडिक्शन चेंज होती जाएंगी। जैसे ज्योतिष में हमने पहले ही गणना कर चुके थे, एस्ट्रोलॉजी के कई ऐसे पंचांग है जब आप देखोगे कि उनमें पहले ही गणना करी जा चुकी थी कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है जो पूरे विश्व को हार्मफुल करेगी, कोविड। और वो कोविड था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पहले ही बोल चुका था। अभी आने वाली है क्या कोई? अभी तो कोई नहीं आने वाली। तो अच्छी बात है। वापस घर में नहीं रह सकते, स्कूल भी बंद हो गया, सब बंद हो गया, 2 साल ऑनलाइन बिताए, मतलब स्कूल बंद हो गया। तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक कछुए को अगर आप देखोगे, उसके जीवन में कभी भी हर्डल टाइम आता है, हार्ड टाइम आता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को पूरा अंदर कर लेता है। हाँ। तो अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। ये जो 2 साल का समय आपके जीवन में आया था, उस समय के अंदर आपको अंतर्मुखी होकर बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए था। राइट। तो जिन लोगों ने उसका सदुपयोग करा, आज वो लोग मल्टी मिलियनियर बन रहे हैं, और जिन्होंने नहीं करा वो आज भी रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। लग्न चार्ट क्या होता है? लग्न इंसान का जीवन है, और लग्न से इंसान के बारे में बता सकते हो कि ये इंसान कैसा है। कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, जिस प्रकार से एक भागवत के अंदर श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कैसे दिखते हैं? सत, चित और आनंद स्वरूप। उसी प्रकार से लग्न को देखकर आप किसी के भी स्वरूप और किसी इंसान के बारे में बता सकते हैं कि ये इंसान कैसा दिखता है। ओके, तो मतलब इट्स बेसिकली जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन भी लग्न कुंडली को देखकर। राइट। और लग्न जो रहता है इंसान का हेड कहा गया, ओके, इंसान का दिमाग कहा गया है। तो मतलब हम सिर्फ लग्न कुंडली को देख करके इंसान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस बता सकते हैं कि कैसा होगा ये, मतलब इसके लिए प्रोफेशन कौन सा होगा एंड स्टफ लाइक दैट। नहीं, उसके प्रोफेशन के बारे में नहीं बता सकते हो आप। ओके। लग्न को देखकर आप इंसान के बारे में बता सकते हो, इंसान के साथ उसके माइंड के बारे में बता सकते हो कि उसका माइंड कैसा होगा, नेगेटिव थॉट्स वाला है, पॉजिटिव थॉट्स वाला है। बाकी अगर उसके कैरियर के बारे में पूछना है तो उसके लिए 9th हाउस को देखना पड़ेगा। अच्छा, करियर के लिए 9th हाउस को देखते हैं? तो करियर के लिए 9th हाउस को, भाग्य को देखना पड़ेगा ना कि आखिर भाग्य में करना क्या चाहता है ये इंसान। राइट राइट, है ना। तो भाग्य को देखने के लिए सबसे पहले हमें 2nd हाउस को देखना पड़ेगा। तो ऐसे हर हाउस, यानी 12 घर बने गए हैं कुंडली के अंदर, तो कुंडली के 12 घरों को देखकर आप उस इंसान के भविष्य का कथन कर सकते हैं। 2nd हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों को देखकर आप उसके कैरियर के बारे में चूज कर सकते हो कि आखिर करेगा क्या। ये बहुत लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी कंफ्यूजन रहता है कि राशि कौन सी सही है हमारी। जैसे एक मून साइन होता है जो हम चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं, एक होता है सन साइन जो वेस्टर्न सिस्टम है, और एक होता है असेंडेंट मतलब राइजिंग। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप कंफ्यूजन्स क्लियर कर दीजिए प्लीज़। वैसे तो मून साइन को ज़्यादा महत्व दिया गया। ओके। मून साइन से आप व्यक्ति का पूरे लाइफ का प्रिडिक्शन कर सकते हो, और सन साइन से उसके बारे में जो गोचर में चीज़ें चल रही है, जो प्रेजेंटली उसके लिए चल रहा है, उसके बारे में देख सकते हो। एंड राइजिंग, ये जो रहता है, ये वेस्टर्न कल्चर में ये लोग क्या एक तारीख के हिसाब से, यानी एक मंथ की तारीख को लेकर दूसरे मंथ की तारीख के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके बारे में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही आता है। असेंडेंट भी मतलब हाँ। फर्स्ट हाउस में जो साइन है वो। हाँ, तो उसमें कई बार ये भी कहा गया है कि आप 12 लग्न है आपकी कुंडली में, तो 12 लग्नों से आप 12 कुंडली बना सकते हो अपनी। अच्छा, उनको 12 लग्न बना सकते हो, और जैसे जैसे 12 लग्न बनते जाएंगे आप 12 लग्नों से अपनी सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। सर एक बार आप सारे 12 साइंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, 12 राशियाँ सारी। सबसे पहले अगर आप राशियों में अगर देखें तो पहली राशि कौन सी है? मेष। मेष। अब मेष राशि को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? पहाड़ों पे घूमना, है ना, पहाड़ों पे घूमना, ग्रीन ग्रास ग्रीनरी में घूमना, या ऐसे हिल स्टेशन पर जाना,
ठंडी जगहों पर रहना, ऐसे व्यक्ति को गर्मी नहीं लगती है, ये मेष राशि वालों का स्वभाव रहेगा। ओके। है ना। उसके बाद आती है वृषभ, टॉरस, जिसको हम लोग बेल कहते हैं। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, मेष यानी एरीज, वृषभ यानी टॉरस। वृषभ को अगर देखेंगे तो वो उनका जो साइन है वो बेल है। हाँ। बेल बुद्धि रहेंगे, जड़ बुद्धि रहेंगे, सुनेंगे कम किसी की। हाँ, ऐसे लोगों को बोल बोल कर बोलना पड़ता है, भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि हर इंसान को आप देखोगे, जानवर को कभी बोलना नहीं पड़ता है कि आप जानवर बनो, मैं इंसान को बार बार बोलना पड़ता है कि भैया इंसान बन जाओ। वृषभ राशि वालों के पॉजिटिव साइन ये भी है कि वो मेहनती बहुत ज़्यादा रहते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। बस ये है कि उनको कहीं पर भी जो भी काम करवा रहे हो उनसे वो काम करवाते रहो। जैसे आपने कोल्हू का बेल देखा होगा, जो एक घूमता ही रहता है, उससे सिर्फ काम करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ। तो ये लोग वो वैसा काम करते हैं वृषभ राशि वाले। मगर सबसे ज़्यादा इनको एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा प्रिय है। अच्छा। तो ऐसे भी रहेंगे कि उनको एंटरटेनमेंट, यानी उनको कान में या तो लीड लगा दो, कोई सिंगिंग, कोई किसी को गाना गाने का शौक हो या किसी को सुनने का शौक हो, तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे कार्यों को करवाना हो तो उनको ये एंटरटेनमेंट भी दे दो, तो आपका काम कर देंगे बहुत जल्दी। अब आते हैं मिथुन राशि, दैट इज जेमिनी, ओके। जो इजीली किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो साइन देखेंगे 2 कपल्स हैं, और कपल्स अगर साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। वो किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इमोशनली बहुत रहते हैं। वो किसी को अगर अपना मान लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारा कार्य कर देते हैं, आखिरी में धोखा भी उन्हीं को मिलता है। अच्छा। अब उसके बाद आ जाओ 4th नंबर पे, कर्क राशि, दैट इज कैंसर। हाँ, आप राशियों में भी अगर देखेंगे तो हर राशि के जो स्वामी रहेंगे डबल राशि हाउसेस लेकर बैठे हुए, और केवल सूर्य और चंद्रमा हैं जो एक एक राशि लेकर बैठे हुए। चंद्रमा की राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को अगर छेड़ा तो वो आपको कभी भी काट देंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। ये है कि वो आपको बैक बाइट भी कर सकते हैं, मगर चंद्रमा है उनके साथ में, तो वो उनके फेस पे अगर आप देखोगे तो बड़ा क्राइंग फेस दिखेगा आपको, उनका रोता हुआ फेस दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि यार ये व्यक्ति जीवन में क्यों इतना आया है, क्यों इतना सफ़र क्यों कर रहा है लाइफ में। और ऐसे लोग सक्सेस भी बहुत जल्दी पा लेते हैं। राइट। उसके बाद आते हैं सिंह राशि, जो किसी की सुनती नहीं है ना। तो सिंह राशि, अगर लग्न में सिंह भी बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो ये समझ लेना ऐसा व्यक्ति लियो की तरह दिखता है। ओके। चेहरा बड़ा तेजस्वी रहेगा। तो ऐसे सिंह राशि। कन्या राशि वाली, जिसकी साइन ही गर्ल है, तो लड़कियों का स्वभाव कैसे रहता है, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। तो कन्या राशि वाले लोग ऐसे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कन्या राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रिय जो रहेगा खुद का मेकअप आर्टिस्ट, यानी मेकअप करना, ये सब सारी चीज़ें करना उनको अति प्रिय लगेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो रहेंगे ये हमेशा जीवन में जो भी बातें करेंगे नाप तोल कर करेंगे। मेरी मम्मा की तुला है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं बड़ी चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं, चीज़ों को सुनते बहुत है और बाद में जवाब देते हैं, है ना। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। अब जिसका साइन ही स्कॉर्पियो है ना, तो स्कॉर्पियो करता क्या है, अगर आपने उनको छेड़ा तो वो आपको कभी भी काट देंगे, और काटेंगे तो इतना हार्म करेंगे कि। और मंगल की राशि है ना, एग्रेशन वाली राशि है। वैसे ये लोग अच्छे रहते हैं, अगर इनके फ्रेंडशिप रखोगे तो बहुत निभाएंगे, जहाँ दुश्मनी रखी तो वो कहीं पर भी पीछे आपको, राइट, है ना, दुश्मनी ये सहन नहीं करते। तो ऐसे लोग होते हैं। अब धनु राशि, ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं, यानी जो इन्होंने सोच लिया वो करना है, मीन्स करना ही। अब आती है मकर राशि, है ना, शायद आपकी भी मकर राशि है जी। मकर राशि वालों को आइलैंड्स पे रहना बहुत प्रिय रहता है। ऐसे लोगों को अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको, है ना। ऐसे लोगों को आप देखोगे तो ये पानी के स्वयं राजा बनना चाहते हैं, यानी ये कि जिस जगह पर जाते हैं ये लोग राजा बनकर रहते हैं। राइट। तो ऐसे होते हैं मकर राशि वाले। मगर अगेन कहा गया पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बेर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका पावर एक्सट्रीम लेवल का रहता है।
उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि जिसका नाम ही कुंभ है, मटके की तरह। तो ऐसे कुंभ राशि वाले जो इनके अंदर डाल दोगे वो चीज़ इनके अंदर आ जाएगी। पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव भर लेंगे। तो अगर ये किसी के प्रति नेगेटिव करना हो तो कुंभ राशि वालों को मित्र बना दो, और किसी को पॉजिटिव बनाना हो तो भी कुंभ राशि वालों को बना दो, तो ये आपका पॉजिटिव भी कर देंगे। अब उसके बाद आती है आखिरी राशि, कौन सी? मीन राशि, स्पाइसेस। ये लोग लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पे जाकर पहुंचते हैं जहां इनको कोई डाउनफॉल नहीं करवा सकता। क्योंकि ये राशि जो रहती है जल की राशि कही गई, जल तत्व, मीन राशि। तो मीन राशि वालों को कई बार ऐसे लोगों से डर कर चलना पड़ता है कि जैसे कोई ग्रुप में रहकर उनको डिस्टर्ब न करे। कई बार आपने देखा होगा ऑफिसेस में हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो होती रहती है, वो मीन राशि वालों के साथ होता है। सर एक बार आप सारे 9 प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखो 9 प्लैनेट्स के अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझना है तो सबसे सिंपल है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु जो कहे गए ये छाया ग्रह कहे, हिडन ग्रह रहते हैं, दिखते नहीं है। प्लैनेट्स तो टोटल 7 होते हैं, मगर ये 2 ग्रह जो रहते हैं हिडन ग्रह रहते हैं। तो इसलिए ये 2 जब जुड़ जाते हैं तब जाके 9 ग्रह बनते हैं। तो 9 ग्रह बनने के कारण भी आपने, अभी कुंभ चल ही रहा है, आपने देखा होगा कि राहु केतु ने जब मोहिनी अवतार में भगवान आए थे, उन्होंने देवताओं और दानवों को लड़ते हुए देखा था एक अमृत के पीछे। तब उन्होंने मोहिनी रूप धारण करा और उनको बिठा दिया कि तुम लोग एक लाइन में बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें दूंगा सारी चीज़ें। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके आए जी। तो जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करा तो उस धारण करने के बाद उन्होंने सबको अमृत देना चालू कर दिया। तो देवताओं को तो अमृत देते गए और दैत्यों को जल देते गए। अब एक उनमें से समझदार था जो राहु था, वो भी जाकर देवताओं का रूप धारण करके बैठ गया, और जैसे ही बैठ गया तो उसने अमृत तो पी लिया और वो अमृत चला भी गया अंदर। मगर भगवान विष्णु ने जैसे ही सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी तो एक हिस्सा बन गया उनका राहु, एक हिस्सा बन गया केतु। और जहाँ जहाँ वो अमृत की धाराएं, अमृत की जो ड्रॉप्स हैं, जहाँ जहाँ पर गिरे थे, तो वहाँ वहाँ पर आज भी कुंभ होता है। अच्छा। इसलिए अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। और 9 ग्रहों के अंदर अगर आप देखेंगे, सूर्य जो है, मंगल आपके मध्य प्रदेश में ही जन्म है उनका, अवंतिका नगरी में, भूमिपुत्र कहे गए। कलिंग देश है, सूर्य जो है कलिंग देश में जन्म लेकर आए। तो ऐसे हर ग्रहों का एक अपना अपना स्थान दिया गया और ग्रहों का अपना अपना कार्य रहता है। सूर्य यश और तेजस्विता की प्राप्ति करवाते हैं। इसका अपोजिट ले लो, किसका सूर्य खराब है तो ऐसा व्यक्ति लोगों के साथ कितनी भी हेल्प करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। चंद्रमा रूप का कारक है। अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति दिखने का सुंदर बहुत रहेगा, वो चंद्रमा खराब है तो रूपहीन हो जाता है, उसका रूप अच्छा ही नहीं होता। भले कितने भी फेयर एंड लवली क्यों ना लगा ले, या कितनी भी ऐसी कोई क्रीम्स क्यों ना लगा ले, कुछ नहीं होता है उसको। अगर मंगल को देखें तो मंगल भूमि का स्वामी है। किसी का मंगल अच्छा है तो उसको भूमिपति बनाता है, और मंगल खराब है तो बुध भूमि से हीन कर देता है। मंगल इज ऑल्सो फॉर करेज। मंगल इज ऑल्सो फॉर द करेज। जो लोग मिलिट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए भी मंगल देखना पड़ता है कि उनका मंगल है, स्ट्रांग है कि नहीं। जो लोग पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी मंगल देखना पड़ता है, क्योंकि मंत्री कहा गया है ग्रहों में। तो फिर सन जैसे कि राजा होता है तो पॉलिटिक्स में सन नहीं देखते हैं, मतलब। तो सन को भी देखा जाता है, मगर सन अच्छे कार्य के लिए कराया जाता है। मगर हाँ, सन जो रहता है अच्छे कामों के लिए, किसी को गवर्नमेंट में जॉब करना हो तो उनके लिए सन को देखना पड़े। और किसी को प्रॉपर केवल पॉलिटिक्स में ही जाना है तो उनके लिए मंगल को देखिए आप। अब आते हैं बुध के ऊपर। बुध बुद्धि का स्वामी है, और बुध जो है ग्रहों में नपुंसक ग्रह कहा गया, ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है। तो ऐसे लोगों से बड़ा डर भी रहता है। वो इसलिए डर रहता है, अगर किसी अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए वो, तो आप देखेंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, और किसी बुरे प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए तो आपको हमेशा बुरा रिजल्ट देगा बुध।
तो इसलिए बुद्ध अगर अच्छा है तो बुद्धि का स्वामी बनाएगा, बुद्ध खराब है तो बुद्धिहीन कर देता है। So it's basically for intellect and speech. हाँ, Okay. उसके लिए भी देख सकते हैं। गुरु अच्छा है तो अच्छे आसन पे बिठाएगा, उच्च स्थान पे बिठाएगा, एक अच्छा सीईओ बना सकता है किसी इंसान को, कंपनी का। Guru is Jupiter. Jupiter. वो planet is for knowledge. नॉलेज के लिए भी है, तो नॉलेज होगा तभी तो सीईओ बनकर बैठेगा, नहीं तो कैसे बैठेगा। जैसे आज कोई गुरु पदवी पर बैठा है तो उसका गुरु अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गुरु की कृपा होगी उसकी कुंडली के, Okay. तभी जाकर वो गुरु पदवी पर बैठे। तो Guru can also be seen for leadership. यस, Okay. गुरु एक अच्छे सलाहकार के रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों ना हो, तो मोदी जी को भी कोई सलाह देने वाला होता है। तो उसी प्रकार से गुरु वो कार्य करता है। सलाहकार के लिए भी गुरु देखते हैं, दैट इज जुपिटर। जुपिटर, जस्ट फॉर द व्यूअर्स। उसके बाद आते हैं शुक्र। किसी को एंटरटेनमेंट लाइन में जाना है, फेमस जल्दी होना है, तो उसके लिए शुक्र देखा जाता है। अगर शुक्र लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति जल्दी फेमस भी होता है, तो शुक्र अच्छा भी रहता है। और किसी का शुक्र खराब है तो ऐसा व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य कर ले, मैं उसका कार्य सक्सेस ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे शुक्र भी कहा गया है। शुक्र इज फॉर एंटरटेनमेंट लाइन एंड ब्यूटी। ब्यूटी। ओके। शुक्र भी एक प्रकार का गुरु कहा गया है। ऐसे लोग देखना जिनका शुक्र अच्छा रहता है, ऐसे लोग एंटरटेनमेंट में भी जाकर वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि वो शुक्राचार्य है। तो इसलिए शुक्र भी अच्छा कर। मगर शुक्र वाले लोग जो रहते हैं ज़्यादातर लोगों को रोक भी देते हैं कि नहीं 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 तुम मत करो, मुझे करने दो, यानी वो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। राइट। ऐसे रहते हैं शुक्र, है ना। उसके बाद आता है शनि। शनि अगर किसी की कुंडली में अच्छा है तो समझ लेना उसके जीवन में एक भी शत्रु नहीं रहेगा। अच्छा। और शनि खराब है तो अगर वो हाथी पर भी बैठा हुआ है, कोई भी कुत्ता काट कर चला जाएगा और कोई भी शत्रु उनके बन जाएंगे। सो शनि इज फॉर, मतलब वो ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ग्रह रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में एनिमीज को बढ़ाता है। ओके। एंड कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क के लिए भी शनिदेव कर्मफल दाता है। मगर शनि बहुत स्लो कर्म करते ना, क्योंकि आप प्लेनेटरी पोजीशन में अगर गैलेक्सी में भी अगर आप देखेंगे तो प्लूटो जो है सबसे दूर है, तो इसलिए वो धीरे धीरे काम करता है। तो शनि देवता धीरे धीरे कार्य करते हैं। ओके। और शनि देव को अगर आप समझें वो धीरे कार्य करते क्यों हैं, क्योंकि पिपलाद ऋषि थे, उन्होंने शनि देवता की टांग पे अपने दंड से प्रहार करा था, तो जिससे शनि देव की टांग जो है थोड़ी सी टूट गई थी, तो जिसके कारण शनि देव लंगड़ा लंगड़ा कर चलते थे। अच्छा। और इसी कारण से शनि देव स्लो हो गए। अब आप उससे हार्ड वर्क भी करवा लो तो करते रहेंगे वो हार्ड वर्क। उनको न्याय के देवता भी कहे गए, न्याय भी करते हैं तो प्रॉपर करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। और शनि जिनके जीवन में आता है तो आता तो है 7.5 साल के लिए, 7.5। हाँ 7.5 जिसको कहते हैं। मगर वो 7.5 जो रहती है जीवन में अच्छे बुरे दिन दोनों दिखा देती है, इंसान को जीना सिखा देती है और इंसान का इंसान के प्रति व्यवहार सिखा देती 7.5। और 7.5 के अंदर आप ये भी देखेंगे कि आपने अगर किसी को, कहते ना, अगर किसी इंसान को परखना हो तो या तो उसको पैसा दे दो या उससे पैसा ले लो। तो शनि देवता आपको सारे फेस दिखा देता है हर इंसान के। तो ये शनि देवता है। बहुत लोग 7.5 से डरते हैं, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है, मतलब उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी 7.5 वापस आ जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत उसमें सक्सेस देखी थी। तो इस 7.5 रियली अ प्रॉब्लमैटिक टाइम या फिर अच्छा टाइम होता है? और उस टाइम पे एक इंसान को क्या कर्म करने चाहिए ताकि वो टाइम अच्छा निकले? देखो, जीवन में किसी भी धर्म के अंदर आप चले जाओ तो हर धर्म में एक ही बात कही गई है कि बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। राइट। और शनि देवता वो न्याय के देवता हैं। अगर आपने अपने जीवन के जो पहले आपके वर्ष थे तो आपने उसमें कैसा जीवन जिया है, उसके आधार पर शनि देवता 7.5 साल आपको रिजल्ट देते हैं। अगर आपने अच्छा किया था तो आपको 7.5 साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने किसी के साथ छल कपट, किसी को बेईमानी करी है तो वो आपको रिजल्ट भी वैसे देंगे। लोग आपको छल कर चले जाएंगे, लोग आपसे धन लेकर चले जाएंगे,
आपसे कपट कर जाएंगे। सो बेसिकली जिन लोगों की साढ़े साथी चल रही है या आने वाली है, तो उनको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि वो काम सही कर, मतलब किसी का गलत नहीं करे, वरना उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। 100% ट्रू। अगर आपने जीवन में अपने कर्मों को सुधार लिया, आप क्यों कहते हैं, शास्त्र में लिखा है मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से कभी भी किसी का अहित मत करो। जहां आपने किसी के अहित के बारे में सोचा तो आपका वो कर्म लिखा गया कि आपने इसके बारे में गलत सोचा है। ओके। तो आपने सोचा तो वो उसका फल तो मिलना ही है। और शनिदेव सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे गए, उन्होंने भगवानों को नहीं छोड़ा, तो हम इंसानों को कैसे छोड़ सकते हैं, ये बताओ। राइट। राजा राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, श्री कृष्ण को मणि चोरी का अपराध लग गया, गणेश जी को जो गजमुख लगा वो भी शनिदेव की कृपा से, और उनको एक दंत भी हुआ तो उन्हीं की कृपा से। राइट। और आप और हम लोग भी बैठे हुए हैं, अपने जीवन में कितने डाउनफॉल देखे होंगे, वो भी शनिदेव की कृपा से। और आज अगर हम लोग उठ भी रहे हैं, आज हम लोग बढ़ भी रहे हैं, तो वो भी शनिदेव की कृपा से। तो कहीं ना कहीं शनिदेव लाइफ में आते ही आते हैं। कई इंसान भगवानों को मानते नहीं है, कई इंसान ज्योतिष को भी नहीं मानते, मगर वो इंसान शनिदेव को जरूर मानेगा, क्योंकि शनि जिसके जीवन में आ गया है तो उसको भगवानों को मानना ही पड़ता है कि हाँ शनि होता है। कई लोग ऐसे संप्रदायों में रहते हैं, कई लोग ऐसे पंथों में रहते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, मगर जब शनि आता है तो सबसे मनवा लेता है कि मान लो कि मैं हूं इस संसार में, अब देख लो जरा। होता है नहीं होता है? राइट, बिल्कुल। उसके बाद आते हैं राहु। राहु कहा गया ड्रैगन हेड, ज्यादा बुद्धि चलाने वाला और ज्यादा बोलने वाला, उसको कहते हैं राहु। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब बातें करते हैं तो उनकी बातें खत्म ही नहीं होती, या तो उनका राहु स्ट्रांग होगा। और राहु का सिंबल अगर आप देखेंगे तो उनका तलवार कही गई है, उनका सिंबल। तो जीवान भी रहती है, तलवार की तरह रहती है, 2 मिनट में काट देती किसी को भी। तो इसलिए कई महात्माओं ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। यानी हम लोग ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जिससे हम लोग उनको भी शीतल करें और खुद भी शीतल हों। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा शब्द बोलें जिससे हम किसी के मन में एक घर न बना सकें। कहते हैं मन एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक परमात्मा बैठे हुए हैं। अगर आपने किसी का मन दुखाया है तो जरूर राहु के कारण ही दुखाया होगा। राहु आपका उस समय आकर वाणी पर ऐसा बैठ जाता है कि आपसे कुछ न कुछ अशब्द बुलवा देता है। राइट। और अभी 2025 में राहु एक ऐसे देवता हैं जो आपको फर्श से हर्ष तक बिठा सकते हैं। कलयुग का राजा बोलते हैं, कलयुग के राजा कहे गए। तो इसलिए कलयुग में राहु के द्वारा थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए कि व्यक्ति को जल्दी प्रोग्रेस तो दिलवाएगा और जल्दी डाउनफॉल भी दिलवा सकता है। जैसे राहु ऐसा बोलते कि एक रात में बहुत सफल बनाता है, एक रात में डाउनफॉल होता है। जैसे कुछ लोगों की रील्स डलती है एंड वो एकदम से बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियंस में लाइक्स आ जाते हैं, और फिर एकदम से उनका डाउनफॉल भी आ जाता है उन लोगों का। हाँ, होता है राहु का। अभी आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा रणबीर इलाहाबादी, जिनके बहुत अच्छे फैन फॉलोइंग है और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे थे और अच्छा नाम भी था, मगर राहु उनकी वाणी पर बैठा, उन्होंने उनसे काम करवा दिया। तो अब देखो, उन्होंने अपनी रील के अंदर लोगों से माफ़ी भी मांगी, तो ये राहु के कारण हुआ। अब आप केतु को अगर देखेंगे तो केतु कुल की उन्नति करवाता है। अगर किसी की कुंडली में केतु अच्छा है तो कुल की उन्नति करवाएगा, अगर केतु खराब है तो ऐसे व्यक्ति बच्चों के लिए बड़े तड़पते हैं। ऐसे 9 दंपति रहते हैं जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती। सम पीपल से केतु इज डिटैचमेंट, मतलब जहाँ बैठता है उसे डिटैच कर देता है, डिटैच करवाता है, तो केतु वहाँ से हटवा देता है। ओके। तो इसलिए ये 9 ग्रहों का एक शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी तो आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं हमसे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे
एक एक ग्रहों के, ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए हैं। Right. इसके अलावा भी इनके अंदर आप जैसे जाओगे तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे कि सूर्य की पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, सूर्य के लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहता है, कौन सा स्टोन अच्छा नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें आती। और सूर्य करता क्या है, सूर्य हमें कौन से डायरेक्शन की ओर लेकर जाता है, ये सारी चीज़ें आप देखो। और जो सूर्य वाले लोग रहते हैं बड़े कमिटेड रहते हैं, राइट, डिसिप्लिन रहते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सर मैंने आपके बारे में रिसर्च करी थी और आपकी एक एप्लीकेशन है राशि गुरु करके फॉर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, राशि गुरु वो एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग, जिस प्रकार से मैं भी आपको बता रहा था कि अगर हर ग्रह के बारे में आपको टेक्निकली समझना है और लॉजिकली समझना है तो आपको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए राशि गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है जिसके अंदर जो बिगनर से लेकर एडवांस लेवल पर, या ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं हो पाती, तो उनका प्रिडिक्शन को मजबूत करने के लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि वो व्यक्ति उसमें सीखे और एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनकर मार्केट में आए। ओके। इसलिए वो राशि गुरु बनी। तो जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, मतलब उन्हें सीखना है कि अपनी खुद की कुंडली खुद से कैसे सिंपल तरीके से हम रीड करें, वो भी इस एप्लीकेशन पे जाकर लर्निंग्स ले सकते हैं जहाँ पर भी आप हो, मतलब अपने घर से ही। आप घर बैठे योर स्टडीज एनीवेयर एंड एनी टाइम, आप कभी भी कहीं पर भी आप अपनी स्टडीज़ पढ़ सकते हो, और वो भी लॉजिकली और सिंपल वे में। वो है राशि गुरु। अगर आपको पढ़ना है, सीखना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप राशि गुरु को अभी डाउनलोड करिए, तो आप देखेंगे कि आपको इजी वे में आप पढ़ सकते हैं। जी सर, एक कुंडली में कितने हाउसेस होते हैं? एक कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, और उन 12 घरों को अगर आप समझेंगे तो हर घर एक अपना अपना कार्य करता है। हर एक हाउस, हर एक इंडिविजुअल हाउस क्या दर्शाता है? देखिए, हर घर अपने हिसाब से एक एक बात कहता है, क्योंकि इंसान के ये 12 कुंडली के अंदर 12 प्लैनेटरी पोजीशन कहे गए और 12 घर कहे गए और 12 राशियां कही गई है। तो 12 राशियों के हिसाब से 12 घर बने। व्यक्ति अगर अपने घर में रहता है तो बहुत मजबूत रहता है, उसी प्रकार से हर राशि का एक अपना अपना घर कहा गया। अगर वो अपने घर में तो बहुत अच्छे हैं, और अगर अपने घर में नहीं है तो डिस्टर्बेंस रहेगा। आप नॉर्मल अपने बारे में भी देख लो कि अगर हम लोग अपने घर में रहते हैं तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं, और कहीं बाहर जाते हैं तो अनकंफर्टेबल फील होता है। और किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हमें पसंद ही नहीं है, तो वहां पर हमारा एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये 12 जो घर रहते हैं, ये 12 घर एक इंसान का पूरा शरीर बताया गया है। लग्न को मस्तिष्क कहा गया है, सेकेंड हाउस और 12th हाउस को व्यक्ति की दोनों आंखें कही गई है, थर्ड हाउस और 11th हाउस उसके हाथ कहे गए, 4th हाउस और 10th हाउस व्यक्ति का पेट कहा गया, ओके। 7th हाउस उसका समझ लो लोअर पार्ट कहा गया, 6th और 8th हाउस उस व्यक्ति के दोनों लेग्स कहे गए, टांगे कही गई है 5th और 9th। तो इस प्रकार से पूरा शरीर भी इस लग्न कुंडली से देखे जा सकता है। लग्न कुंडली का पहला घर जो रहता है, इंसान के बारे में कहा गया कि इंसान कैसा दिखता है स्वयं। सेकंड हाउस से अगर आप देखेंगे कि उसके धन के बारे में बात कर सकते हो, उसकी लोअर एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हो। थर्ड हाउस में उसके भाई बहनों के बारे में बात कर सकते हो। 4th हाउस में उसकी मदर के बारे में बात कर सकते हो कि भाई उनके मदर के साथ रिलेशन कैसा होगा। 5th हाउस में उसके हायर स्टडीज़ या नो स्टडी के बारे में बात कर सकते हो। 6th हाउस में अगर आ जाएं तो उनके मामा मामियों के बारे में बात कर सकते हो कि मामा है भी कि नहीं है। और 6th हाउस से इंसान के ऋण रोग शत्रु के बारे में बता सकते हो कि उसके एनिमीज उसके जीवन में कितने होंगे। 7th हाउस से उसके पार्टनर के बारे में बता सकते हो कि उनके जीवन में जो पार्टनर आएगा वो कैसा रहेगा। 7th हाउस से आप व्यक्ति की जो बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं उसके बारे में बता सकते हो। 8th हाउस से उसकी आयु के बारे में बता सकते हो कि व्यक्ति का जीवन कितना है। और 8th हाउस से आप ये भी बता सकते हो कि व्यक्ति गलत कर्मों से कितना जल्दी पैसा कमा सकता है। जो लोग लॉटरी सट्टा खेल रहे हैं तो उनके बारे में 8th हाउस से भी आप देख सकते हो। 9th हाउस से आप व्यक्ति के भाग्य के बारे में देख सकते हो। और 10th हाउस से उसके राज्य के बारे में कि ये व्यक्ति जीवन में कितना अर्न करेगा लाइफ में, उसके बारे में देख सकते हैं। 11th हाउस से उसकी इच्छाएं, उसके डिज़ायर्स फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे, वो है 11th हाउस।
और 12th हाउस को अगर देखेंगे तो खर्चा कहा गया है, व्यय स्थान। और 12th हाउस से व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है अगर वैसे प्लेनेटरी पोजीशन बनती है। तो किसी के 12th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन करेगा लाइफ में, ऐसा व्यक्ति सनातन पद्धति से जुड़ेगा, सनातन धर्म से जुड़ेगा, और ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक संत की तरह जीवन व्यापन करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होते हुए कुछ ना होने के बराबर रहता है। तो ऐसा भी कहा गया 12th हाउस के बारे में। और व्यक्ति के जेल जाने के योग भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर 12th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक ना एक बार एलिगेशन जरूर आता है, तो ये भी देखा जाता है। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि 12 घरों को कैसे कैसे हम देख सकते हैं। बाकी इसके बहुत डीपली अगर रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है कि हर घर का एक अपना अपना कार्य रहता है। जैसे हर घर में किसी के बाद डाइनिंग रूम बना रहता है, किसी के बाद 2 BHK 3 BHK बेडरूम टाइप के बने रहते हैं, उसी प्रकार से हर घर के एक अपने पॉजिटिव और एक नेगेटिव काम रहते हैं। जिस प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू कहे गए हैं, उसी प्रकार से हर जो प्लेनेटरी पोजीशन है, जो प्लेनेट है, उसका भी फेस कहा गया। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए गुरु के रूप में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, या एज ए मेंटर के रूप में, या एज ए फ्रेंड के रूप में मैं बैठा हूँ, तो आप मुझसे बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। और अगर यहीं कोई आपका शत्रु बैठा हुआ रहता या जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप उससे कैसे बात करते? एग्रेशन में करते, गुस्से में करते, या बात ही नहीं करते, राइट? तो उसी प्रकार से सूर्य अगर किसी की कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो उसको अच्छा रिजल्ट देगा, नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव देगा। तो हर इंसान के 2 फेस कहे गए, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। सर, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुना है कि वो तांत्रिक क्रियाज भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे मतलब एस्ट्रोलॉजी को तंत्र से कनेक्ट करते हैं। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र क्रिया ये दोनों एक डिफरेंट बात है। एस्ट्रोलॉजी जो है केवल और केवल ग्रहों की गणना, यानी ग्रहों का मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स करते हैं उसके बारे में जानकारी देती है। और तंत्र अपने आप में एक साधना कही गई है। अगर जो व्यक्ति तंत्र साधना करता है उसके लिए उसका एक अलग ही मार्ग बताया गया है। तंत्र मार्ग के अंदर उसका एक अलग ही मार्ग बताया गया है। और एस्ट्रोलॉजर्स केवल कैलकुलेशंस करते हैं प्लेनेटरी पोजीशंस का। जी। जिस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि कब बारिश पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी, या कब गर्मी का पारा बढ़ने वाला है या कब नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर्स जो रहते हैं केवल और केवल ग्रहों की पोजीशंस को रीड करते हैं, उनकी डिग्रीज को रीड करते हैं कि वो आपके भविष्य में क्या सुधार ला सकते हैं। जी। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स और तंत्र क्रिया करने वाले दोनों डिफरेंट पाथ बताया गया है। ओके, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। सर, मांगलिक क्या होता है? मतलब बहुत लोग घबराते हैं कि उनके बच्चे मांगलिक है या वो खुद मांगलिक है। तो मांगलिक होता क्या है और हम इसको लग्न कुंडली में कैसे देखते हैं? देखो, लग्न कुंडली में देखने का बड़ा सिंपल बताया गया है। अगर ज्योतिष शास्त्र को अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में आप सीख सकते हैं। अगर मांगलिक के बारे में देखना हो तो 1, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस को अगर देखेंगे, इस स्थान पे अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। मगर कई ऐसी बुक्स आती है, कई ऐसी साउथ की बुक्स हैं जिनके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो 2nd हाउस में भी मंगल है, तब भी उसको मंगल का प्रभाव कहा गया है। मगर 99.9% अगर आप देखेंगे तो मंगल 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में बैठा हुआ है तो मांगलिक कहलाता है। और मंगल जो रहता है एंगर वाला ग्रह कहा गया जी। और अगर एंगरनेस अगर किसी के इन हाउसेस में है तो या तो वो रिलेशंस को ब्रेकअप करवाता है या तो रिलेशन बनने ही नहीं देता है। इसलिए मांगलिक के लिए बहुत ज़्यादा विचार करके विवाह कार्य करा जाता है। इसलिए मंगल के लिए विधिवत तरीके से देखा जाता है, क्योंकि मंगल जो रहता है रिलेशन बनाता नहीं है, बिगाड़ जरूर देता है। अच्छा। इसलिए अगर कोई कुंडली आती है मंगल वाली तो उसका मंगल के साथ मैच करके प्रॉपर उनको विवाह कार्य कराया जाता है। और अगर किसी का मंगल के साथ मैच नहीं भी हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए या तो अर्क विवाह या घट विवाह ऐसा कोई पूजन करके तब जाके उनका विवाह कार्य कराया जा सकता
अगर एक मांगलिक की एक नॉन मांगलिक से शादी होती है तो फिर वो क्या शादी सक्सेसफुल होती है? कई हद तक तो सक्सेसफुल नहीं भी होती है और कई बार हो भी जाती है, क्योंकि मंगल के साथ में दूसरे प्लेनेटरी पोजिशंस को भी देखना पड़ता है। जैसे गुरु को हो गया, राहु का हो गया, शनि का हो गया। अगर ये उस स्थान पर बैठे हुए हैं तो अगर कोई मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तब भी योग बन सकते हैं और शादी जो है सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो मांगलिक लोगों की ही आपस में शादी हो, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, तब जाकर ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। राइट। आत्मकारकार क्या होता है और इसको हम बर्थ चार्ट में लग्न कुंडली में कैसे देखते हैं? देखिए, आत्मकारकार जो रहता है आपका वो ग्रह जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री पर बैठा हुआ है, वो आपका आत्मकारकार है। जस्ट फॉर द व्यूअर्स, तो अगर आप सबको अपना आत्मकारकार देखना है तो आप अपनी लग्न कुंडली में जाकर के ये देखिए कि कौन सा प्लैनेट में सबसे ज़्यादा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 26 डिग्री का मर्क्यूरी है तो वो उसका आत्मकारकार होगा, और बाकी सारे प्लैनेट्स का नंबर 26 से कम है, तो फिर सबसे जो हाईएस्ट है उसको आत्मकारकार कंसिडर करते हैं। और वही आत्मकारकर आपको जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए योग बना सकता है और वही आपको आगे भी बढ़ाता है। सो इट्स ऑल्सो सोल का फुलफिलमेंट। राइट। तो वो आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण भी करवाता है। प्लस आप D9 चार्ट में देखेंगे तो D9 चार्ट से भी आत्मकारकर कर आपको जो है आगे ही बढ़ाता है। तो इसलिए जो ग्रह आपका हाईएस्ट डिग्री पर बैठा हुआ हो वो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। सर दारकारकर क्या होता है और वो कैसे देखते हैं? देखिए, दारकारकर जो रहता है D9 चार्ट में रहता है, जिसको नवमांश कुंडली कही गई है, वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है और वो 7th हाउस से रिलेटेड भी देखा जाता है कि आपका 7th हाउस की क्या पोजीशन है। अगर आप अपने D9 चार्ट में देखते हैं कि वो आपका D9 चार्ट कैसा है, तो D9 चार्ट से आप अपने पार्टनर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाला जो पार्टनर रहेगा वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखेगा, कैसे आपके साथ सक्सेसफुल लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी। और प्लस अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका पार्टनर कैसा रहेगा। जी, तो दारकार को लग्न कुंडली में कैसे देखें इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज? जो सबसे कमजोर ग्रह है, जो सबसे कम डिग्री का है, कम डिग्री का है, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर जिस ग्रह के आगे लिखा हुआ है वो आपका दारकार का। दारकार करो। क्या बात है, आप तो बहुत, यानी सिर्फ एक छोटे से पॉडकास्ट के अंदर, मात्र 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर आपने इतना कुछ सीख लिया कुंडली के बारे में। देखिए कितना इजी वे में आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आ गई और कुंडली को आप पढ़ने भी लग गई। तो ये होती है एजुकेशंस की स्किल्स कि अगर कोई अनजान व्यक्ति भी है उसको अगर सिंपल वे में अगर पढ़ाया जाए तो व्यक्ति बहुत इजी वे में कुंडली देखना और कुंडली को प्रिडिक्ट करके किसी व्यक्ति की हेल्प करना वो कर सकता है। जी बिल्कुल। हम लोग क्या हो गया आज की तारीख में, कुंडली जो हम लोग देख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बन रहे हैं वो लोग केवल एक अपना सोच रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी वो पार्ट नहीं है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की, वो है हेल्पिंग करने की। आप एस्ट्रोलॉजी से कितने लोगों की मदद कर सकते हो ये भाव होने चाहिए। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो ऑटोमेटिकली मनी कम्स आपके पीछे आती है। राइट। वो आपका सब्स्टिट्यूट है, यानी ये कि मनी आना है आपको उसके साथ, बट ये कि आपने कितने लोगों की हेल्प करी। आज आपने सिंपल वे में एस्ट्रोलॉजी के कुछ पॉइंट्स को सीखा तो उससे आपको इतना नॉलेज मिला कि आपने दारकार के बारे में भी बता दिया। जी। तो अगर ऐसे ही आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियंस को एक जनरल रेमेडी देनी हो फॉर ऑल 9 प्लैनेट्स, मतलब उनकी कुंडली कैसे भी हो, उनके ग्रह कैसे भी बैठे हो, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, तो आप जनरल रेमेडीज फॉर ऑल 9 प्लैनेट्स क्या दोगे? देखिए, जब इस संसार में जैमस्टोन्स नहीं हुआ करते थे तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग 9 ग्रहों की जड़ी बूटियों को यूज़ करा करते थे। और आज भी आयुर्वेद के अंदर 9 ग्रहों की जड़ी बूटियों को बड़ा महत्व दिया गया है। जी। अगर बाय चांस हम बड़े बड़े महंगे रत्न नहीं पहन पा रहे हैं तो 9 ग्रहों की सिंपल रेमेडीज़ भी बताई गई है। सूर्य को जल देना हर माता पिता अपने बच्चे को सिखाते थे, मगर हम लोगों ने
करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आजकल हम लोग उठते ही लेट हैं, तो सूर्य को कहाँ से जल देंगे, है ना। सिंपल रेमेडी। चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा में रखी हुई खीर को खाना, ये बहुत सिंपल रेमेडी थी, मगर आजकल हम लोग खाते ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अनहाइजीन हो गई वो, क्योंकि रात भर खुली हुई थी, उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए, मगर ऐसा नहीं है। ये सिंपल लॉजिकली रेमेडीज बताई गई है कि अगर हम लोग इनको करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें लाइफ में बहुत अच्छा मिलता है। और जो 9 ग्रहों की जड़ी बूटियां हैं उनको आप ग्राइंड कर कर रात को पानी में डालकर चंद्रमा की छाया में रख दो और सुबह उठकर उससे नहाना चालू कर दो, आपके 9 प्लैनेट्स ठीक होना चालू हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चालू हो जाएगा, और तो और आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। लाइफ में व्यक्ति दौड़ता काहे के लिए, केवल एक ही चीज़ के लिए तो दौड़ता है, सक्सेस। राइट। और सक्सेस मिलेगी कैसे, जब तक प्लेनेटरी पोजीशंस की आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज करो तो उससे आपको इजीली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और प्लैनेट्स कभी स्वयं आकर नहीं बोलते हैं कि यार हम तुम्हें आगे लेकर चलते हैं, वो आपको डायरेक्शन वैसी देते जाएंगे। आप जो कर्म कर रहे हो, जो आप अपना काम कर रहे हो, उसमें आपको पॉजिटिविटी इतनी आना चालू हो जाएगी कि आप खुद स्वयं समझने लग जाओगे कि मुझे करना क्या है। तब जाके तो प्लेनेटरी पोजीशंस की समझ लो एक आशीर्वाद मिल पाता है उनका, और तब जाके हम लोग सक्सेस हो पाते। जैसे आपने सन के लिए बताया कि हमें सन को जल अर्पित करना चाहिए मॉर्निंग में, तो ये किसी के भी चार्ट में सन कैसा भी हो, कहाँ भी हो, बट ये सबके ऊपर इफेक्टिव रहेगा। और सन को जल भी देना है तो जल कैसे देना है, सबसे बड़ी बात है। लोग सिर्फ सन को जल चढ़ाकर आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। सन को जो जल चढ़ाना चाहिए, आपके हाथ की पोजीशन जो रहनी चाहिए आपके बहुत यानी सर के ऊपर होनी चाहिए। और सन को जब जल चढ़ा रहे हो तो हाथ का ऊपर करके फिर जल चढ़ाना चाहिए, ताकि वो सन की जो रेज हैं आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो, और जहाँ वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होएगी तो वो आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगी। चंद्रमा के लिए क्या रेमेडी करे कोई भी? चंद्रमा के लिए बहुत सिंपल रेमेडी मैंने बताई थी आपको। आपने देखा होगा कि हम लोग शरद पूर्णिमा मनाते हैं, तो शरद पूर्णिमा पे हम लोग खीर जब बनाते हैं तो अब उनको हम लोग छत पे रख देते हैं, ताकि जो मून रेज हैं वो उसके अंदर जाएं। और मून रेज जैसे ही जाती है तो व्यक्ति के अंदर एक शीतलता आती है। और चंद्रमा की एक और सिंपल रेमेडी बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको एक घर में अपना एक चांदी का गिलास लेकर आना है, उसको एक वुडन सरफेस पर रात को भर कर रखना है, और सुबह होते से ही एक स्लीपर पहन लेना रबड़ वाली, और वो पानी पी जाना है। अच्छा। अब इसमें रबड़ वाली स्लीपर क्यों पहनना है, उसके पीछे भी लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है क्योंकि धरती से हर एनर्जी जो रहती है कनेक्ट होती है। हम लोग धरती में जब लाइट का अर्थिंग करते हैं तो धरती में करते हैं, तो ये रात भर जो है वुडन सरफेस पर चार्ज होती है, और चार्ज हो जाने के बाद जब आप उसको पीते हो और आपके नीचे बेस में अगर कोई रबड़ है तो वो आपकी एनर्जी को धरती में जाने नहीं देगा। आपकी एनर्जी को वापस चार्ज करता रहेगा। आपने जितनी देर तक पहना हुआ था वो एनर्जी आपकी बॉडी में चार्ज होती रहेगी। इसलिए शास्त्र के अंदर और आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इनमें खाने पीने से राजा महाराजा लोग भी तेजस्विता को प्राप्त करते थे। तो आपके भी प्लेनेटरी पोजीशन को आप सुधार सकते हो कंज्यूमिंग फूड एंड वाटर इन सब मटेरियल्स में। जैसे धातु कहे गए, तो धातु के द्वारा भी आप अपने इस प्लेनेटरी पोजीशन को सुधार सकते हो। सर, बृहस्पति दैट इज जुपिटर के लिए क्या रेमेडी करे जनरली सब लोग? जुपिटर के लिए अगर आपको रेमेडी करनी है तो इंसान का सर्वप्रथम गुरु कौन कहा गया? कहा गया है गुरु माता गुरु पिता गुरु देवन के देव। अब देवों के देव कौन कहे गए? महादेव। देखो आपने खुद नहीं कह दिया महादेव। और उसके बाद आते हैं सांसारिक गुरु। तो सबसे पहले माता पिता को प्रसन्न रखो तो आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा जी। उसके बाद महादेव को प्रसन्न करो। उसके बाद जिनको आप अपना मेंटर समझते हो उनको आप प्रसन्न करो। या तो उनके लिए गुरु के लिए कोई दान कर आओ, पीले चावल दान करो, स्वर्ण दान करो, येलो कलर के ऑरेंज कलर के वस्त्र दान करो। तो ऐसा जब दान करते हैं उससे गुरु हमारा मजबूत होता है और पॉजिटिव होता है।
सर शनि के लिए क्या रेमेडी करें? शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिससे सब घबराते भी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी तो कोई रेमेडी है ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़ती है। तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है कि हमें किस तरीके की रेमेडी करनी चाहिए शनि के लिए, भले हमारे चार्ट में शनि कहीं भी प्लेस्ड हो? देखो, शनि के लिए क्या करना चाहिए, शनि के लिए हमें लोहे का दान करना चाहिए। और लोहे के अंदर हम लोग एक और देवता को मानते हैं। वो कौन से देवता हैं? वो है यमराज जी। जी, सुना होगा, लोहे के अंदर यम का भी वास होता है। जी। और सूर्य के पुत्र कहे गए कौन? शनिदेव और यमराज जी। यमराज जी। तो सूर्य के शनि देवता और यमराज जी दोनों पुत्र कहे गए। इसलिए कहा जाता है नीलांजम समाभासम रवि पुत्रम यमार्गजम, यम के अग्रज छाया मर्तम तम भूतम तम नमामि शनिश्चर। तो शनि देवता जो है यम के अग्रज कहे गए। तो इसलिए अगर लोहे का दान करते हो तो लोहे के दान करने से शनि देवता भी प्रसन्न होते हैं, यमराज जी भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आकस्मिक दुर्घटनाओं से अगर आपको बचना हो तो लोहे का दान करना चाहिए। अब लोहे का दान आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आपने उसको वो चीज़ दिला दी तो वो दान हो गया। तो इस प्रकार से लोहे का दान किया जा सकता है। सर बुध मर्क्यूरी बुध के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए जनरली सबको? बुध के लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी कही गई। कभी भी आप अगर जंगल में जा रहे हो, एक तो चारों तरफ आपके हरियाली है और उस जगह पर सबसे बुद्धिमान जो कहे गए हैं बंदर, आप उनको खाना खिला दो तो आपका बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाएगा। गाय को चारा खिला दो, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा, बुद्ध काम करेगा व्यवस्थित। तो सिंपल रेमेडी है बुद्ध के लिए। तो ये अगर करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप जंगल यानी चारों तरफ हरियाली है और उसके बीच में रहकर कोई अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं तो आपके लिए 100% वर्क करेगा, हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर जाएगा। सर मंगल कैसे स्ट्रॉन्ग करे कोई? मंगल अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना हो तो आपको रेड कोरल वेयर कर सकते हो, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। या आपने गिर गाय का नाम सुना होगा। गिर गाय जो रहती है लाल कलर की गाय रहती है। अगर वो आपने गिर गाय दान करते हो कहीं पर भी गौशाला में तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली मंगल आपका स्ट्रांग होगा। कोई अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली ये कार्य करना चाहिए, तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ का मालिक बन सकता है। तो ऐसे मंगल का उपाय कर सकते हैं। राहु केतु का इंडिविजुअली कैसे कोई उपाय करेगी, क्योंकि ये तो शैडो प्लैनेट्स है। राहु केतु जो है शैडो प्लेनेट है, मगर इन दोनों का उपाय करने के लिए सबसे सरल तरीका है मछलियों को खाना दो। केतु है तो केतु कुत्तों को आप कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना चालू कर दो। किसी गरीब को आपने देखा होगा कई बार आप रास्ते पर जब जाते हैं तो कोई ऐसा मट मेले कपड़े पहने हुए गंदा सा जो जिसने 1-2 महीने तक नहाया ना हो, उसके बाल पूरे बिखरे हुए हो, तो साक्षात राहु है वो। ऐसे व्यक्ति को आप कुछ अगर दान कर देते हो तो आपका राहु जो रहेगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो साक्षात राहु है अपने आप में ही। ऐसे व्यक्ति को ठीक कर दो। ऐसे व्यक्ति को आपने देखा हो कई ऐसी रील्स आती हैं जिसमें दिखाया जाता है किसी गरीब को अच्छा शेव करवा देते हैं, उसको अच्छे क्लोथ्स पहनवा देते हैं, तो ऐसे में उनका राहु ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे गरीब को वस्त्र दान करने से आपका राहु ठीक हो जाएगा। या मछलियों को दाना दे दोगे उससे राहु ठीक हो जाएगा। शुक्र देव जो है उनकी रेमेडी कैसे की जाए? शुक्र जो है स्त्री कारक कहा गया। जी। शुक्र अपने आप में स्त्री ग्रह है, इसलिए आपके घर में रहने वाली स्त्रियों को प्रसन्न कर लो। अर्थात इसको अदर फॉर्म में न जाते हुए आपके घर में आपकी मदर रहती है उनको प्रसन्न करो, आपकी वाइफ रहती है उसको अच्छा से अच्छा रखो, उनको अच्छे गिफ्ट्स दो, आपकी सिस्टर्स हैं उनको अच्छे से अच्छा खुश रखो, तो आप देखेंगे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा बिना कुछ करे। कोई डायमंड पहनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ मगर मैंने केवल रुद्राक्ष की माला पहनी है, कोई रिंग नहीं है मेरे हाथ में जी। रिंग तब पहनता हूँ जब कोई मुझे लग रहा है कि इस ग्रह से मुझे बड़ा पॉजिटिविटी मिलने वाली है, तब मैं जाकर उस रिंग को वेयर करूँगा जी। अदरवाइज रुद्राक्ष से बड़ा कोई नहीं है। सर जनरल व्यू पॉइंट किसी इंसान के करियर का कैसे देखे उसकी लग्न कुंडली से, कि इस इंसान को इस करियर में मतलब प्रॉबेबली इस टाइप के करियर में जाना चाहिए? किसी की कुंडली में अगर
लग्न को देखकर उसके कैरियर के बारे में बताना हो तो सबसे पहले उसके 5th हाउस को देखो कि उसकी स्टडीज़ कैसे करी हुई है। अगर स्टडीज़ अच्छी है तो आप उसके बारे में आगे 9th हाउस पे आ जाओ। 9th हाउस को देखो कि उसका भाग्य क्या बोल रहा है, और 9th हाउस के बाद उसके 10th हाउस को देखो। तो ये 3 हाउस जो कहे गए हैं उसके कैरियर्स के रिलेटेड आप बता सकते हो कि इन तीनों घर को देखकर अगर बाय चांस किसी का शनि 5th हाउस में बैठा हुआ है तो उसके हायर एजुकेशन व्यक्ति की बहुत कमज़ोर रहेगी। तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि यार ये व्यक्ति इंजीनियर बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले 5th हाउस को देखो कि उसकी स्टडीज़ कैसी है, क्या वो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है भी या नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि 5th हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, वो पॉजिटिव भी दे सकता है। अगर 5th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लॉयर भी बन सकता है, ऐसा व्यक्ति सीए भी बन सकता है। अच्छा। और सीएस भी कर सकता है। और जिन लोगों का 5th हाउस फॉर एग्जांपल उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो फिर कैसे देखें? अगर किसी का कोई घर नहीं बैठा हुआ है तो उस 5th हाउस के अंदर जो राशि बैठी हुई है आप उस राशि को देखो, कौन सी राशि बैठी है। अगर बाय चांस किसी की जुपिटर राशि बैठी हुई तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अच्छे लोगों के संपर्क में आता है, गुरुओं की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं जी। तो ये भी देख सकते हो आप उससे। और उसके बाद भी गुरु की स्थिति देखो कि गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद आप उसके बारे में बोल सकते हो कि एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है वो। सो बेसिकली जस्ट फॉर द व्यूअर्स कि अगर आपके 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो आप ये देखिए कि 5th हाउस में राशि कौन सी बैठी हुई है और राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। फॉर एग्जाम्पल किसी की सैजिटेरियस बैठी हुई है, धनु राशि बैठी हुई है, तो धनु राशि का मालिक होता है जुपिटर, बृहस्पति। तो वो कहाँ किसके साथ और कैसी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है उसके बेसिस पे आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं। क्या बात है, यही तो होता है कि एस्ट्रोलॉजी को अगर सिंपल वे में सिखाया जाए तो एक अनजान व्यक्ति भी एस्ट्रोलॉजी को सीख सकता है। जी। तो अच्छा लगा मुझे आपका ये नॉलेज देखकर कि आपने कुछ ही समय के अंदर बहुत अच्छा सीख लिया। अगर आप यही 6 महीने अगर सीख लोगे तो 100% आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, मगर आप तांत्रिक नहीं बनोगे, ये ध्यान रखना। तो तांत्रिक अलग रहते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स अलग रहते हैं। तो तंत्र को और एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मिक्स ना करें। ये जितने भी लोग कहते हैं कि काला जादू, तंत्र और ये सब चीज़ें, और एस्ट्रोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, आपको गाइडेंस देता है। तो इसलिए जस्ट डोंट assume this science, this art as something which is problematic. सर आजकल जिन फीमेल्स को डॉक्टर सजेशन देते हैं ऑपरेशन का, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती है और ये सवाल करती है कि उस बच्चे को किस टाइम पीरियड में बर्थ देना चाहिए ताकि उसका योग और उसकी कुंडली अच्छी बने। तो क्या ये सच में होता है और इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कहा गया है कि माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, मैं उसका भाग्य उसको नहीं दे सकती। मगर यही बात अगर हम लोग राम जी के युग में चले जाएं, अर्थात त्रेता युग में अगर हम लोग जाएं, तो आप देखेंगे उस युग में रावण जो सबसे ज़्यादा विद्वान था, सबसे ज़्यादा बलशाली था और बुद्धिमता में उससे बड़ा कोई पांडित्य नहीं था, मगर उसने भी अपने बेटे के लिए, इंद्रजीत के लिए, ग्रहों को अपने हिसाब से प्लेसमेंट करने के लिए बिठाया था कि आप सब जने अपनी अपनी जगह पर बैठे। मगर जैसे उसका बेबी बॉर्न होने वाला था, शनि देवता रेट्रो हो गए, उस समय वक्रीय हो गए, और जैसे ही वक्रीय हो गए तो रावण का जो बेटा था इंद्रजीत, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, वो लक्ष्मण के हाथों मारा गया। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा बेबी जो बॉर्न होएगा एक प्रॉपर ग्रहों में होना चाहिए, तो उसके लिए आपको वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे जी। तो अगर माँ के गर्भ में बालक है और माँ अच्छा कर्म कर रही है, अच्छे संस्कार उसको गर्भ से दे रही है, तो वो बेबी जो बॉर्न होगा 100% एक अच्छे ग्रहों में स्वयं आएगा। उसको सिजेरियन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए ग्रह खुद पे खुद प्लेसमेंट होकर आ जाते हैं। और अगर हम लोग सोचें कि हम लोग बच्चे को अच्छा बनाना चाह रहे हैं और सिजेरियन करके करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए माँ के भी कर्म अति महत्वपूर्ण कहे गए जी। तो भाग्य उस बच्चे को मिलेगा जी। इसलिए कहा जाता है गुरु माता गुरु पिता। माँ गुरु है बच्चे की, जो गर्भ में संस्कार मिल गए। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा,
जिसने गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सुनी थी। तो जो चक्रव्यूह की रचना गर्भ में सुन सकता है, तो जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसने चक्रव्यूह की रचना सुनी थी, तो चक्रव्यूह के अंदर चला गया था मगर बाहर नहीं आ पाया। और आज की तारीख में बच्चे जो रहते हैं, माँ को केवल गर्भ में ये देखते हैं कि माँ कितनी रील्स स्क्रॉल कर रही है, तो बच्चे भी फिर वैसे ही हैं। आप देखना छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चलाना बहुत अच्छा इजीली आता है, जितना आपको और मेरे को नहीं आएगा। राइट। तो ये सब गर्भ के संस्कार, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को हर एक्सपेक्ट से देखना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस है। जैसे वो एक बाल की खाल निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिस्ट भी वैसे ही हैं कि आपको हर एक्सपेक्ट से देखेंगे वो। सर, हम पॉडकास्ट के एंड तक आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नॉलेज और आपके समझाने का तरीका कमाल का है, सीरियसली। थैंक यू सो मच हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें डिस्कवर विद गुंजन को। और ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप सर से जो भी सवाल करना चाहते हैं आप सब लिस्ट डाउन कर दीजिए। मैं आपके बिहाफ पर सर से पूछूंगी नेक्स्ट टाइम, और आपके लिए पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।